Hello, dear learner. Today we are going to discuss the evolution of modern concept of educational administration. अगर हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट की बात करें, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो कैसे डेवलप हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, तो इसके लिए इसकी सिलियंट फीचर्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम तभी समझ पाएंगे जब इसके हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को देखें कि कैसे ये हिस्टोरिकली इवॉल्व हुआ। और शायद इसका कहते हैं कि जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पहले से उनका इवोल्यूशन हो चुका था, तो वहाँ से इसकी शुरुआत जो है मानी जा सकती है कि इन्हीं फील्ड से इनकी शुरुआत हुई, इस टर्म की शुरुआत हुई। तो इसीलिए जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के, दे हैव बीन बोरोड फ्रॉम बिजनेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का, ये कैसे आया। तो अगर इसको हम देखें तो वी कैन डिवाइड इनटू 3 पीरियड्स। इसको हम देखें तो कैसे डेवलप हुआ। द फर्स्ट पीरियड इज फ्रॉम 1900 to 1935. That is the first period of development. Second one is 1935 to 1950. And the third period of development, which is from 1950 onwards. So today we will discuss about the first period of एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे उद्भव हुआ इसका और क्या चीज़ें थी, क्या खासियत थी इसकी। तो जो पहला पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1900 to 1935। और इस पीरियड में जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स है, जिसको क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी भी कहा गया, तो इसके जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे उनकी हम बात करेंगे। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स अगर हम देखें तो इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच था, दैट इज गिवन बाय फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रोसेस, जिसको हेनरी फ्योल ने दिया, लूथर एच गुलिक, और साथ में मैक्स वेबर, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए ब्यूरोक्रेसी माना। तो वी विल डिस्कस दीज अप्रोचेस। सो this period 1900 to 1935, this is also referred as traditional era or classical period by Kimbrough. Kimbrough ने इसको ट्रेडिशनल इरा या क्लासिकल पीरियड नाम दिया है, क्योंकि इसके पहले इस तरह की कोई सिस्टमेटिक बॉडी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम इस तरह की प्रोफेशनल पर्सन्स या एकेडमिशियंस ने इस चीज़ की बात की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की। तो इसीलिए इसको ट्रेडिशनल एरा या क्लासिकल पीरियड कहा गया किम्ब्रो के द्वारा। तो इसमें कुछ मेजर थीम्स जो इमर्ज हुई इस पीरियड में, उसमें पहली है एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिसी एक्सक्लूजन। तो ये इस पीरियड का जो है वो एक सेंट्रल डॉक्ट्राइन थी, जो एम्फेसाइज करती है कि जो पॉलिसी मेकिंग है और पॉलिसी एक्सक्लूजन है, दे शुड बी केप्ट सेपरेट। दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, ऐसा इसका मानना था। फर्दर they also what emphasize that administration should be confined to the activities, powers and techniques which are necessary to carry out policies established by someone else. मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो था, वुड्रो और विल्सन और वॉल्डो वो ही मानते थे कि जो पॉलिसी मेकिंग है दैट शुड नॉट बी द कंसर्न ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, कि पॉलिसी मेकिंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का कंसर्न नहीं होना चाहिए। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्हीं एक्टिविटीज, उन्हीं पावर्स या उन्हीं टेक्निक्स तक सीमित होना चाहिए विच आर नेसेसरी टू कैरी आउट पॉलिसीज एस्टेब्लिश बाय समवन एल्स। किसी ने जिसने उस पॉलिसी को एस्टेब्लिश किया है, ठीक है, तो उसको कैरी आउट करने के लिए उसी तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी होना चाहिए। पॉलिसी मेकिंग जो है वो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं है। तो ये एक मेजर थीम थी इस थ्योरी की, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है दैट इज एज ए पॉलिसी एक्सक्लूजन, यानी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना वो एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कि पॉलिसी मेकिंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था।
As we have earlier discussed that there are certain classical organization theories emerged in this particular period. इसकी बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट थ्योरी जो इसमें इमर्ज हुई, जिसको हम कहते हैं टेलरिज्म या साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, हिंदी में वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम कहते हैं. एंड इसके जो प्रोपाउंडर थे फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, जो कि एक इंजीनियर थे मिडवेल और बेथलेहम स्टील कंपनी में, और उन्होंने ये टर्म पॉपुलर किया था जिसको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया. तो ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और उनका जो अप्रोच है दैट इज कॉल्ड वन वेस्ट वे अप्रोच. He pioneered the development of time and motion studies. He wrote and published the result of his studies in 1911 on the principle of scientific management. Scientific management के जो principles थे उसको उन्होंने 1911 में इसको मेंशन किया. He creates systems to gain maximum efficiency from workers and machines in the factory. कैसे जो है वो maximum efficiency gain किया जाए वर्कर से और मशीन से फैक्ट्रीज में, इस तरह के सिस्टम को डेवलप किया. फोकस किया टाइम और मोशन स्टडीज पे कि कैसे जो है एक टास्क को कंप्लीट किया जाए कम समय में. सो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर इज फ्रिक्वेंटली रिफर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जैसा कि हमने बात की. और फिर इनके नाम को जोड़ा जाता है जॉब एनालिसिस टेक्निक के साथ में, क्योंकि बिकॉज ही डेवलप्ड फॉर आइडेंटिफाइंग हाउ वर्क शुड बी डन सिस्टमेटिकली. तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच जो था, जिसको टेलरिज्म के नाम से आना आता है, ये इन्हीं के नाम से ही आया है. तो कैसे वैज्ञानिक प्रबंधन हो किसी भी टास्क का, उसकी बात इन्होंने की. सो जिनका जो वन वेस्ट वे अप्रोच था टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट का, उसमें 4 प्रिंसिपल बेसिकली हैं, कहीं कहीं 6 भी दिए हैं, लेकिन ये 4 बेसिकली 4 हैं. सो उन्होंने कहा कि मतलब जो रिप्लेस रूल ऑफ थंब वर्क मेथड्स, जो रूल ऑफ थंब वर्क मेथड है उसको रिप्लेस किया जाए विद द मेथड्स बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द टास्क. यानी कोई भी टास्क है उसकी जो है वो साइंटिफिकली उसको डिटरमाइन किया जाना चाहिए कि कौन सा मेथड जो है वो सुटेबल होगा, कैसे वर्कर को ट्रेन करना है. बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो रूल ऑफ थंब वर्क मेथड ना हो करके इस तरह की साइंटिफिक स्टडी जो है वो टास्क की जाए, सो एज टू आइडेंटिफाई कि कौन सा मेथड सुटेबल होगा. तो ये एक प्रिंसिपल था. दूसरा, साइंटिफिकली सेलेक्ट ट्रेन एंड डेवलप ईच एम्प्लॉय. हर एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना, ट्रेन करना, डेवलप करना, वो भी साइंटिफिकली, यानी पैसिवली उनको छोड़ मत देना कि अपने आप वो ट्रेन हो जाएंगे. उनका मानना यह था कि इस तरह की जो है वो उनको, तो उसमें था कि टाइम एंड मोशन स्टडीज कि मतलब स्टैंडर्ड टाइम लिमिट जो है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए हर काम के लिए, यानी उसी के हिसाब से उनका प्रोडक्टिव एफर्ट जो है वो मेजर होना चाहिए कि कितना काम जो है गिवन टाइम में हो रहा है एफिशिएंटली. दूसरा एक पीस रेट सिस्टम या प्रिंसिपल है, जिसको जो इसी में आता है, जिसमें कहते हैं कि पीस मतलब कि वेजेस जो है दैट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द आउटपुट. जितना काम होगा उसी हिसाब से वेजेस दिए जाएंगे. और थर्ड वन इज द फंक्शनल फोरमैनशिप. फंक्शनल फोरमैनशिप मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि इट सर्व द बेस्ट द पर्पज ऑफ द इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज अमंग द वेरियस स्पेशलिस्ट. तो जो वेरियस स्पेशलिस्ट हैं किसी भी सिस्टम में, उनको कैसे मैनेज करना है, किस तरह से है, तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन किया जाना चाहिए. बेसिकली दैट इज द फंक्शनल फोरमैनशिप. एंड द थर्ड वन इज प्रोवाइड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन. हर एक वर्कर का जो है वो उसको इंस्ट्रक्शन और सुपरविजन प्रोवाइड किया जाना चाहिए. ठीक है ना. एंड डिवाइड वर्क नियरली इक्वली बिटवीन द मैनेजर्स एंड वर्कर्स. सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द टेलरिज्म, जिसकी बात जो है वो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने की थी. सो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था ये जो प्रिंसिपल था साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच. दूसरा जो इसमें एक थ्योरी थी जो इस पीरियड में इमर्ज हुई, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस अप्रोच.
प्रशासनिक प्रक्रिया उपागम, जिसके प्रोपाउंडर थे फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फेयोल। सो हेनरी फेयोल का जो टाइमिंग था वो बिल्कुल सेम था फ्रेडी डब्ल्यू टेलर का। वो ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू फ्रेडी डब्ल्यू टेलर। जब टेलर के आइडिया जो है वो पॉपुलर हो रहे थे अमेरिका में, तो उसी समय हेनरी फेयोल जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे और एक माइनिंग इंजीनियर थे, ही फाउंडेड दिस थ्योरी, जिसको कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस अप्रोच। तो इनका थोड़ा आइडिया जो था वो डिफरेंट था टेलर से। ही फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन द मैनेजर रेदर देन द वर्कर। टेलर का जो फोकस था वो मैनेजर पे था, और जो हेनरी फ्योल का जो फोकस था वो वर्कर पे था। सो ही सेपरेटेड द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द अदर ऑपरेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज प्रोडक्शन। मतलब उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस थी उसको दूसरे ऑपरेशन से अलग किया। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो क्या था, उनका एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि उनकी किताब थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को 5 फंक्शंस के रूप में आइडेंटिफाई किया है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है इस चीज को। और फर्दर उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसको इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी चीजें हैं। तो इन 14 प्रिंसिपल्स में बात कर लेते हैं अलग अलग। द फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ लेबर और डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या करता है, दिस इंप्रूव द एफिशिएंसी थ्रू अ रिडक्शन ऑफ वेस्ट, इंक्रीज आउटपुट एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ जॉब ट्रेनिंग। इससे जो इफिशियंसी होती है वो बढ़ जाती है, बिकॉज जब हम डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे सिस्टम में तो क्या होगा, उसमें जो वेस्ट हो रहा है एनर्जी वो कम होगी, आउटपुट बढ़ेगा, जॉब ट्रेनिंग आसान हो जाएगी। तो इस तरह से काम को डिवाइड करना। दूसरा है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर्स टू एक्सट्रैक्ट ओबीडियंस। और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट असाइंड ड्यूटीज। यानी मैनेजर जो है दे मस्ट गिव ऑर्डर सो दैट दे कैन गेट द थिंग्स डन। मैनेजर्स को क्या है, मतलब ऑर्डर अथॉरिटी है कि वो ऑर्डर देंगे, ठीक है, और उनकी चूंकि फॉर्मल अथॉरिटी है, राइट है ये कि वो कमांड देंगे। मैनेजर जो है विल नॉट ऑलवेज कंपेल ओबीडियंस, अगर कोई इस तरह की चीज ना हो तो। और रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है कि ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट असाइन ड्यूटीज, जो असाइन ड्यूटीज है उनको करना। थर्ड वन इज द डिसिप्लिन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स हैं दे नीड टू रेस्पेक्ट द रूल्स एंड एग्रीमेंट दैट गवर्न ऑर्गेनाइजेशन। जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उन एग्रीमेंट हैं, उनको उनका रेस्पेक्ट करना, बेसिकली दैट इज द डिसिप्लिन। फोर्थ वन इज द यूनिट ऑफ कमांड। एम्प्लॉयज शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यह है कि हर एक जो एम्प्लॉय है दे मस्ट रिसीव इंस्ट्रक्शन अबाउट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन फ्रॉम ओनली वन पर्सन। ये नहीं कि बहुत सारे लोग उसको ऑर्डर दे रहे हैं, बल्कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए एक ही व्यक्ति से वो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन रिसीव करे, दैट इज द यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज दैट आर डायरेक्ट टू अ सिंगल गोल अंडर वन मैनेजर। यानी ऐसे ऑपरेशंस जिनके ऑब्जेक्टिव सेम है, दैट शुड बी डायरेक्टेड ओनली बाय वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान, दैट इज द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब कोई एक डिपार्टमेंट है, मान लेते हैं कि एक पर्सन और डिपार्टमेंट कंपनी में, तो उसके दो डायरेक्टर नहीं होंगे, एक ही व्यक्ति होगा और वही जो है वो गवर्न करेगा। सिक्स वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि जो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट हैं या ग्रुप के इंटरेस्ट हैं, दैट शुड नॉट टेक प्रेसिडेंस ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। यानी उनके जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे हावी ना हो। सेवेंथ वन इज रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। पेमेंट शुड बी फेयर एंड सेटिस्फैक्ट्री फॉर एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। इनके लिए ये चीज होनी चाहिए, पेमेंट जो है इस तरह का होना चाहिए। इसके अलावा सेंट्रलाइजेशन, मतलब मैनेजर्स दे रिटेन फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो पावर है वो सेंट्रलाइज हो, सबऑर्डिनेट्स
मेंटेन इनफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट देयर टास्क। सबऑर्डिनेट्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर के उसमें ही रहेगी। तो इस तरह से नहीं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों जो है इस मतलब बेसिकली यहाँ पे जो रोल है डिसीजन मेकिंग में, वो सबऑर्डिनेट्स के रोल को डिक्रीज करना, ठीक है ना। यानी जो, और सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सबऑर्डिनेशन का रोल डिक्रीज होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में जो है वो इंक्रीज होता है। फ्योल ये मानते थे कि जो मैनेजर्स हैं दैट शुड रिटेन देयर फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन साथ साथ ये भी है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को के लिए जो अथॉरिटी रखेंगे कि वो उनसे काम कराएं। नेक्स्ट वन इज देयर इज अ लाइन ऑफ अथॉरिटी और हायरार्की, वी कैन से द चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोएस्ट, एक हायरार्की होनी चाहिए, ठीक है। देन ऑर्डर, पीपल एंड सप्लाईज शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। इक्विटी, मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉइज फेयरली एंड इक्वली। Stability of tenure of personnel. In manager practices that encourage long-term commitment from employee, create a stable workforce and therefore a successful organization. तो जो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ स्टाफ है कि एक जो एम्प्लॉय है, तो जो मैनेजर प्रैक्टिसेस है वो इनकरेज करे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एम्प्लॉय से, जिससे कि जो वर्क फोर्स हो वो स्टेबल रहे, और जब वर्क फोर्स स्टेबल रहेगी तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल होगा। देन इनिशिएटिव, subordinates should be given the freedom to conceive and carry out their plan, ठीक है। तो उसके लिए एम्प्लॉय को इनकरेज करना, और साथ साथ द थर्ड वन इज स्पिरिट दी कॉप्स, मतलब टीम स्पिरिट को प्रमोट करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैनेजर शुड फोस्टर एंड मेंटेन टीम वर्क, टीम स्पिरिट एंड सेंस ऑफ यूनिटी अमंग एम्प्लॉयज। तो ये जो था, दिस इज द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल। एक और नाम इसमें आता है जुड़ा हुआ, दैट इज लूथर हेल्सी गुलिक। ये एक स्पेशलिस्ट थे म्यूनिसिपल फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में। गुलिक का जो वर्क है विद द इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेसर ऑफ म्यूनिसिपल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एट कोलंबिया, ही आल्सो सर्व्स एज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो फ्योल्स के जो 5 मैनेजमेंट फंक्शंस थे उनको 7 फंक्शंस में एक्सपैंड किया, और लूथर गुलिक ने एक शेयर एनालिसिस को अडॉप्ट किया, और उन्होंने डिफाइन किया कि जॉब ऑफ मैनेजर। तो जो जॉब ऑफ मैनेजर है वो क्या है, उसको उन्होंने 8 लेटर से उसको शो किया, दैट इज पोस्कॉब, POSDCORB, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड बजटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। So there are 7 functions, 5 already discussed by Henry Fayol, उसी को 7 फंक्शन में एक्सपैंड कर दिया और उसको वर्ड दिया पोस्कॉब। तो पोस्कॉब एक एक्रोनिम है दैट इज यूज फॉर द 7 फंक्शंस एज डिस्क्राइब्ड बाय द लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने इसको डिस्क्राइब किया कि एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस क्या हो सकते हैं। तो ये था लूथर गुलिक का कंट्रीब्यूशन। नाउ द लास्ट वन जो इसमें जिसकी बात करते हैं हम, तो ये क्या क्या चीज़ें थी इसमें, इसकी बात कर लेते हैं हम। प्लानिंग में डेवलपिंग एन आउटलाइन ऑफ द थिंग्स दैट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड एंड द मेथड्स फॉर अकम्प्लिशिंग देम। ऑर्गेनाइजिंग, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना थ्रू विच वर्क सब डिविजन्स आर अरेंज्ड, डिफाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड। स्टाफिंग मीन्स दैट इज सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द स्टाफ and maintaining favorable working conditions. Directing is the continuous task of making decisions, communicating, implementing decisions, and evaluating subordinates properly. Coordinating means all activities and efforts needed to bind together within the organization in order to achieve a common goal. Reporting verifies process through records, research, and inspection. And budgeting, all activities that accompany budgeting, including fiscal planning, accounting, and control. So these are the elements POSCOB. And the last
classical theory that emerged during this period is administration as bureaucracy. This theory was proposed by German sociologist Max Weber. So he focused on the structure of organizations. हमने अलग अलग देखा. साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच में उनका फोकस एडमिनिस्ट्रेशन पे था. हेनरी फ्योल का फोकस वर्कर पे था, और यहाँ पे इनका फोकस जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे. तो मैक्स वेबर वाज द फर्स्ट टू यूज एंड डिस्क्राइब द टर्म ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी जो टर्म है वो पहली बार मैक्स वेबर ने यूज किया. दिस इज आल्सो नोन एज द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी और मैक्स वेबर थ्योरी इसको कहते हैं. उनका मानना था कि ब्यूरोक्रेसी वाज द मोस्ट इफिशिएंट वे टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशंस. यानी ब्यूरोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस. और वो मानते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन वाज कैपेबल ऑफ अटेनिंग द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, और जिससे कि जो इंपेरेटिव कंट्रोल है ह्यूमन बींग्स पे वो पॉसिबल हो सकता है इसके थ्रू. तो ऐसा इनका मानना था. वेबर ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन किए हैं एक आइडियल ब्यूरोक्रेसी के, लेकिन कुछ चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं. तो क्या क्या चीज़ें थी? वेबर ने कहा भी है कि पावर इज प्रिंसिपली एग्जेम्प्लीफाइड. ही फर्दर स्टेट्स दैट power is principally exemplified within organizations by the process of control. तो वेबर ने जो टर्म यूज किए हैं वो क्या है? अथॉरिटी को डिफाइन किया, पावर को डिफाइन किया है. कैसे डिफाइन किया है? एक तो उन्होंने टर्म किया पावर की पावर इज एनी रिलेशनशिप विद इन विच one person could impose his will regardless of any resistance from the other. That is the power. Authority को कहा existed when there was a belief in the legitimacy of the power, that power. Further उन्होंने classify organizations according to the legitimacy of their power and uses 3 basic classifications. उसके आधार पर उन्होंने 3 basic classifications की बात की है. Charismatic authority based on the sacred or outstanding characteristics of an individual. मतलब एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल का एक आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसके थ्रू जो है वो कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो करिस्मेटिक अथॉरिटी है. ट्रेडिशनल अथॉरिटी इसेंशियली रेस्पेक्ट फॉर कस्टम्स एंड रेशनल लीगल अथॉरिटी बेस्ड ऑन द कोड और सेट ऑफ रूल्स. तो ये 3 उन्होंने बताए हैं. देन वेबर ने रेशनल लीगल जो अथॉरिटी है इज यूज इन द मोस्ट इफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक लीगल कोड दैट कैन बी एस्टेब्लिश विच कैन क्लेम ओबीडियंस फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लीगल कोड होता है जिसके थ्रू जो है वो ओबीडियंस एस्टेब्लिश किया जा सकता है. और जो लॉ इज अ सिस्टम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रूल विच आर अप्लाइड टू पर्टिकुलर केसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ दैट लॉ. तो एक लीगल अथॉरिटी होती है जिसमें जो है लोग काम करते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको उस रूप में देखता है. तो ये बेसिकली जो थ्योरी थी वेबर की, मैक्स वेबर की. इसमें मैनेजर और अथॉरिटी की बात की है कि मैनेजर या अथॉरिटी जो होती है दे फॉलो द इम्पर्सनल ऑर्डर. मेंबरशिप इज द की टू लॉ ऑबीडियंस. ऑबीडियंस इज डिराइव्ड नॉट फ्रॉम द पर्सन एडमिनिस्ट्रिंग द लॉ बट रेदर टू इम्पर्सनल ऑर्डर दैट इंस्टॉल द पर्सन अथॉरिटी. वेबर का जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है उसमें उन्होंने कुछ पैरामीटर्स बताए हैं. वो पैरामीटर्स हैं कि कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ अथोराइज्ड जॉब मेंटेन बाय रेगुलेशंस. स्पेशलाइजेशन की बात की है. इनकम्पास अ डिफाइंड स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस बेस्ड ऑन इट्स डिवीजन ऑफ लेबर. उसके बाद उन्होंने बताया कि स्टेटेड चेन ऑफ कमांड ऑफ ऑफिसेस, कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुपरविजन बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव लेवल ऑफ अथॉरिटी. रूल्स की बात की है कि आइडियल ब्यूरोक्रेसी में कुछ रूल्स होते हैं. एंड ऑल इनकम्पासिंग सिस्टम ऑफ डायरेक्टिव्स व्हिच गवर्न बिहेवियर. तो रूल्स में रिक्वायर ट्रेनिंग टू कॉम्प्रिहेंड एंड मैनेज. इम्पर्सनैलिटी की बात की, नो पार्शियलिटी आइदर फॉर और अगेंस्ट क्लाइंट, वर्कर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स. फ्री सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल्स. इक्वल अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैक्स वेबर की थ्योरी से जुड़े हुए हैं। कुछ इसके, तो इसमें कुछ फुल पेड ऑफिशियल्स होते हैं, कैरियर ऑफिशियल्स होते हैं, प्राइवेट पब्लिक स्प्लिट होता है, finance and interest of the two should be kept firmly apart. The resources of the organizations are quite distinct from those of the members as private individuals. So there are certain other things like a tendency to a leveling of social classes by allowing a wide range of recruits with technical competence to be taken by any organization. Elite status because of the time required to achieve the necessary technical training. Greater degree of social equality due to the dominance of the spirit of impersonality or objectivity. तो ये कुछ चीज़ें थी जो इस पर्टिकुलर थ्योरी से जुड़ी हुई हैं मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर की थ्योरी में कुछ ब्यूरोक्रेटिक एलिमेंट की जो बात की गई है, जिसमें देर इज अथॉरिटी हायरार्की, डिवीजन ऑफ लेबर, इम्पर्सनैलिटी, सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, कैरियर ओरिएंटेशन, रिकॉर्ड्स, फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस, स्पैम ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड, ये कुछ एलिमेंट्स हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के। तो 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने पहली बात की थी, फर्दर उसमें कुछ और एलिमेंट जुड़े हुए हैं। तो ये जो थ्योरी है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, उसके कुछ अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये जो थियरी है बेसिकली, सॉरी, दिस पीरियड from 1900 to 1935, this is the first phase of, or we can say the first period of development of the concept of modern concept of education administration. This is all about the development. We will discuss in the next lecture about the second period of the evolution of the concept of education administration. Till now, happy learning.